हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए केशव स्वामी, डेप्यूटी मैनेजर फाइनेंस फ्रॉम कोल इंडिया लिमिटेड एंड आप देख रहे हैं मेरा इन्फो व्लॉग। आज का टॉपिक है परफॉर्मेंस रिलेटेड पे मींस पीआरपी फॉर एग्जीक्यूटिव ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। First is introduction of PRP. In general, PRP is kind of bonus for executive of Coal India, which is linked with performance of CIL, subsidiary and individual executive. Next, it is payable as per DPE guideline under the Pay Revision Order 2017 of CIL. And next, it is payable annually. And PRP amount, grade, rating and available profit के according vary करती है। Next point is PRP किसे पे किया जाता है? PRP is payable to board level executive, below board level executives and also management trainees. So board level executive, below board level executive and management trainee इन सबको पीआरपी पे किया जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कौन एग्जीक्यूटिव पीआरपी के लिए एलिजिबल नहीं होता। सो पीआरपी इज नॉट एडमिसिबल टू फर्स्ट एग्जीक्यूटिव वर्कड लेस देन 3 months इन द फाइनेंशियल ईयर इन केस ऑफ लॉन्ग एब्सेंस और लीव। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव की इंडिविजुअल रेटिंग पुअर है या प्राइड फॉर्म सबमिट नहीं किया गया है तो उसे भी पुअर रेटिंग ही ट्रीट किया जाता है। तो जिस एग्जीक्यूटिव का रेटिंग पुअर है वो पीआरपी के लिए एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जीक्यूटिव ऑन फुल ईयर सस्पेंशन। जो एग्जीक्यूटिव पूरे साल सस्पेंशन पे रहता है वो एग्जीक्यूटिव उस फाइनेंशियल ईयर में पीआरपी के लिए एलिजिबल नहीं रहता है। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव रिजाइन फ्रॉम द कंपनी एंड स्पेंड लेस देन 6 months इन द फाइनेंशियल ईयर। अगर कोई एग्जीक्यूटिव रिजाइन करता है और उसने उस फाइनेंशियल ईयर में लेस देन 6 months की सर्विस दी है तो वो उस ईयर के पीआरपी के लिए एलिजिबल नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जीक्यूटिव पनिश्ड अंडर सीडीए रूल इन दैट फाइनेंशियल। अगर कोई एग्जीक्यूटिव उस फाइनेंशियल ईयर में जिसके लिए पीआरपी की पेमेंट हो रही है अगर उससे सीडीए रूल में कोई पनिशमेंट मिलती है तो वो पीआरपी के लिए एलिजिबल नहीं होता है। इसमें रिसेंट में कुछ अमेंडमेंट भी हुए हैं जैसे माइनर पेनल्टी के रिगार्डिंग में, तो उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जीक्यूटिव ऑन डेपुटेशन। तो जो एग्जीक्यूटिव डेपुटेशन पे है तो वो भी पीआरपी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये एग्जीक्यूटिव उस फाइनेंशियल ईयर के लिए पीआरपी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट इज फैक्टर्स ऑफ पीआरपी। पीआरपी की पूरी कैलकुलेशन बेसिकली कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है जो इस प्रकार है। फर्स्ट फैक्टर इज रेटिंग। रेटिंग बेसिकली 3 तरह की होती है। फर्स्ट इज सीआईएल रेटिंग, सेकंड इज सब्सिडरी रेटिंग एंड थर्ड इज एग्जीक्यूटिव इंडिविजुअल रेटिंग। सेकंड फैक्टर इज कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ऑफ कोल इंडिया and third factor is consolidated incremental profit of Coal India. Fourth factor is grade wise PRP ceiling of executive. PRP की कैलकुलेशन को समझने के लिए हमें इन सब फैक्टर्स को 1 by 1 समझना होगा। इनमें से फर्स्ट 3 फैक्टर्स प्रॉफिट, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट एंड ग्रेड वाइज पीआरपी सीलिंग, इन तीनों के बेस पे ही इक्विटी फैक्टर का फॉर्मेशन होता है जिसे भी हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद ग्रेड वाइज पीआरपी सीलिंग। ग्रेड वाइज पीआरपी सीलिंग एज ए परसेंटेज ऑफ बेसिक पे इस तरह से है। इसे आसान भाषा में समझे तो ये ग्रेड वाइज सीलिंग बेसिक का वो परसेंटेज है जहां तक मैक्सिमम किसी ग्रेड के एम्प्लॉय को पीआरपी पेमेंट की जा सकती है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 100% ऑफ बेसिक। यानी कि बेसिक के 100% से ज्यादा पीआरपी पेमेंट नहीं हो सकती है। इस ग्रेड वाइज सीलिंग के परसेंटेज से ज्यादा किसी भी वर्ष में किसी एम्प्लॉय को पीआरपी की पेमेंट नहीं हो सकती है। In another words, if other factor जैसे consolidated profit, consolidated incremental profit, CIL rating, subsidiary rating, executive individual rating, ये सारे फैक्टर अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, जैसे CIL के पास sufficient profit है, sufficient incremental profit भी है, तीनों रेटिंग भी एक्सीलेंट है, तो सीधा सीधा ग्रेड वाइज सीलिंग के अकॉर्डिंग ही पीआरपी पेमेंट की जाएगी। मीन्स E1 to E3 ऑफिसर को बेसिक का 40% एंड E4 E5 ऑफिसर को बेसिक का 50% पीआरपी मिलेगा और इसी तरह अदर ग्रेड्स की सीलिंग के अकॉर्डिंग पीआरपी पेबल होगा। डायरेक्टर एंड सीएमडी को बेसिक के 100% रेट से पीआरपी मिलेगा क्योंकि पीआरपी किसी भी कंडीशन में बेसिक के 100% से ज्यादा नहीं हो सकता है। इसे दूसरे तरीके से समझे तो प्रॉफिट, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट एंड ग्रेड वाइज पीआरपी सीलिंग, ये तीनों फैक्टर मिलकर किटी फैक्टर को फॉर्म करते हैं। यदि सीएल के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है और सफिशिएंट इंक्रीमेंटल प्रॉफिट भी है तो ग्रेड वाइज पीआरपी सीलिंग ही अपने आप में किटी फैक्टर बन जाती है। और फर्दर इफ जो तीनों रेटिंग है वो
अफेक्ट नहीं कर रही है, मीन्स तीनों रेटिंग भी एक्सीलेंट है, तो इसी रेट से मीन्स ग्रेड वाइज सेलिंग के रेट से ही पीआरपी की पेमेंट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी E4 एग्जीक्यूटिव की मंथली बेसिक 80,000 रुपए है और E4 ग्रेड का सीलिंग 50% है, तो पीआरपी अमाउंट 80,000 मंथली सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ मल्टीप्लाई बाय 50% दैट इज 4,80,000। तो उसकी पीआरपी की अमाउंट 4,80,000 होगी। किटी फैक्टर्स को और डिटेल में समझने से पहले डिफरेंट कैटेगरी ऑफ रेटिंग किस तरह से पीआरपी को अफेक्ट करती है यह समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ 3 कैटेगरी ऑफ रेटिंग है, हर कैटेगरी का अलग अलग वेटेज है और हर कैटेगरी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेटिंग के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी परसेंटेज है। जैसे CIL रेटिंग की वेटेज 0.5 है, सब्सिडरी रेटिंग की वेटेज 0.3 है एंड इंडिविजुअल रेटिंग की वेटेज 0.2 है। फॉर एग्जाम्पल, एक E4 ग्रेड एग्जीक्यूटिव है, फाइनेंशियल ईयर में CIL रेटिंग एक्सीलेंट है, मीन्स इसकी वेटेज 100% लेंगे। सब्सिडी रेटिंग गुड है, मीन्स इसकी वेटेज को 60% लेंगे। इंडिविजुअल रेटिंग वेरी गुड है, मीन्स इस वेटेज को 80% लेंगे। ग्रेड E4 बेसिक सीलिंग 50% मीन्स किटी फैक्टर भी 50% है। हम यहाँ एज्यूम करें कि CIL हैज सफिशिएंट करंट ईयर प्रॉफिट एंड इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, सो किटी फैक्टर सेम एज ग्रेड वाइज सेलिंग। अब इस वेटेज को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले फैक्टर X CIL रेटिंग component formula is weightage into percentage as per rating multiply by kitty factor। तो यहाँ CIL रेटिंग की वेटेज 0.5 है और रेटिंग के अकॉर्डिंग जो एलिजिबल परसेंटेज है वो है 100% और किटी फैक्टर 50%, तो फैक्टर X आ जाएगा 25%। इसे इस चार्ट के साथ भी समझ सकते हैं। जैसे वेटेज 0.5 CIL एक्सीलेंट रेटिंग के अनुसार एलिजिबल परसेंटेज 100% एंड किटी फैक्टर जो कि ग्रेड वाइज सेलिंग है जो E4 के लिए 50% है, तो फैक्टर X आ गया 25%। 0.5 इंटू 100% इंटू 50% दैट इज 25%। इसी तरह फैक्टर Y सब्सिडी रेटिंग के लिए उसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 9% और फैक्टर Z जो इंडिविजुअल रेटिंग के ऊपर बेस्ड है तो उसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 8%। नाउ फैक्टर X प्लस फैक्टर Y प्लस फैक्टर Z, तो 25% प्लस 9% प्लस 8%, तो टोटल हो गया 42%। सो फाइनली PRP विल बी पेबल टू E4 एग्जीक्यूटिव इज 42% ऑफ बेसिक। दैट इज अगर उसकी बेसिक 80,000 रुपए है तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ मल्टीप्लाई बाय 42%, सो 4,03,000। इस एग्जाम्पल में E4 एग्जीक्यूटिव को नॉर्मली इक्वल टू 50% ऑफ बेसिक PRP मिलना चाहिए था, जो सब्सिडी रेटिंग के गुड एंड इंडिविजुअल रेटिंग के वेरी गुड होने के कारण 50% से कम होकर 42% हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम किटी फैक्टर के फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, किटी फैक्टर का फॉर्मेशन 3 थिंग्स पे डिपेंड करता है, प्रॉफिट, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट और ग्रेड वाइज PRP सेलिंग। एज डिस्कस अर्लियर, यदि CIL के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है और सफिशिएंट इंक्रीमेंटल प्रॉफिट भी है तो ग्रेड वाइज ही किटी फैक्टर बन जाता है। यहाँ सफिशिएंट करंट ईयर प्रॉफिट मींस 5% ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट इज मोर देन फुल PRP पे आउट रिक्वायरमेंट एंड इंक्रीमेंटल प्रॉफिट मींस करंट ईयर प्रॉफिट इज मोर देन लास्ट ईयर प्रॉफिट। अब यदि कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट या सफिशिएंट इंक्रीमेंटल प्रॉफिट नहीं है मींस फुल PRP पे आउट रिक्वायरमेंट यदि 5% ऑफ प्रॉफिट से अधिक है तो ग्रेड वाइज सेलिंग परसेंटेज प्रोपोर्शनेटली कम होकर किटी फैक्टर बन जाएगा। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। PRP फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24, प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24 6,000 करोड़ रुपए, प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22-23 5,000 करोड़ रुपए। मींस जो लास्ट ईयर प्रॉफिट है वो 5,000 करोड़ रुपए है और करंट ईयर का प्रॉफिट 6,000 करोड़ रुपए है। मींस इंक्रीमेंटल प्रॉफिट जो है वो 1,000 करोड़ रुपए है, मतलब पिछले साल से इस साल 1,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। 5% ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट दैट इज 5% ऑफ 6,000 crore that is 300 crore मीन्स मैक्सिमम 300 करोड़ PRP पेमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। इसे फर्दर 2 पार्ट में 65 और 35 के रेशो में डिवाइड किया जाता है। 65% फॉर करंट ईयर प्रॉफिट एंड 35% फॉर इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। सो प्रॉफिट टुवर्ड्स करंट ईयर प्रॉफिट दैट इज 65% ऑफ 300 दैट इज 195 करोड़ एंड प्रॉफिट टुवर्ड्स इंक्रीमेंटल प्रॉफिट दैट इज 35% ऑफ 300 इक्वल टू 105 करोड़।
मीन्स 195 करोड़ रुपए करंट ईयर प्रॉफिट से एंड 105 करोड़ रुपए इंक्रीमेंटल प्रॉफिट से पीआरपी पेमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। अब यदि फुल पीआरपी पे आउट रिक्वायरमेंट अमाउंट 300 करोड़ से कम है तो हम कह सकते हैं कि कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है एंड ग्रेड वाइज पीआरपी सीलिंग ही किटी फैक्टर बन जाएगा। लेकिन यदि फुल पीआरपी पे आउट रिक्वायरमेंट अमाउंट 300 करोड़ से ज्यादा है तो किटी फैक्टर निकालने के लिए ग्रेड वाइज सीलिंग को प्रॉफिट एंड पे आउट रिक्वायरमेंट के रेशो में डिक्रीज कर दिया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले फुल पीआरपी पे आउट रिक्वायरमेंट को जान लेते हैं। प्रॉफिट एंड इंक्रीमेंटल प्रॉफिट फैक्टर को इग्नोर करते हुए एंड ग्रेड वाइज सीलिंग को किटी फैक्टर मानते हुए तीनों रेटिंग के हिसाब से सीआईएल की टोटल पीआरपी बर्डन ही फुल पीआरपी पे आउट रिक्वायरमेंट होता है। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में E4 एग्जीक्यूटिव की पीआरपी अमाउंट कैलकुलेट की थी, उसी वे में टोटल एग्जीक्यूटिव की सीआईएल एज ए होल टोटल बर्डन को कैलकुलेट करेंगे जो कि फुल पीआरपी पे आउट रिक्वायरमेंट कहलाएगी। अब उसी एग्जाम्पल में आगे बढ़ते हैं। यदि इस एग्जाम्पल में फुल पीआरपी पे आउट रिक्वायरमेंट आता है ₹500 करोड़, इट मीन्स पे आउट रिक्वायरमेंट इज more than 5% of current year profit. So kitty factor will be decreased from grade wise ceiling percentage proportionately. अब इस पे आउट अमाउंट 500 करोड़ को दो पार्ट मीन्स 65 और 35 के रेशो में डिवाइड करेंगे। 65% रिक्वायर्ड फॉर करंट ईयर प्रॉफिट दैट इज 65% ऑफ 500 करोड़ दैट इज 325 करोड़ और 35% रिक्वायरमेंट फॉर इंक्रीमेंटल प्रॉफिट दैट इज 35% ऑफ 500 इक्वल टू 175 करोड़। सो अब हमें दो फैक्टर को निकालना पड़ेगा, कट ऑफ फैक्टर 1 and cutoff factor 2. Cutoff factor 1 related to current year profit and cutoff factor 2 is related to incremental profit. Means available profit payout requirement का कितना परसेंट है। For cutoff factor 1 मीन्स अवेलेबल प्रॉफिट पे आउट रिक्वायरमेंट का कितना परसेंट है। हमारे पास करंट ईयर से रिलेटेड जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो है 195 करोड़, लेकिन हमारा जो करंट ईयर से रिलेटेड पे आउट रिक्वायरमेंट है वो है 325 करोड़ रुपीज। तो 195 325 का कितना परसेंट है, मीन्स 195 डिवाइड बाय 325 इंटू 100 दैट इज 60%। सो हमारे पास जो हमारा टोटल पे आउट रिक्वायरमेंट है करंट ईयर से रिलेटेड उसके 60% तक ही अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है। सो कट ऑफ फैक्टर 1 विल बी 60%। इसी तरीके से अवेलेबल इंक्रीमेंटल प्रॉफिट है 105 करोड़ एंड जो हमारा इंक्रीमेंटल प्रॉफिट से रिलेटेड पे आउट रिक्वायरमेंट है वो है 175 करोड़। सो इन दोनों का रेशो जो है, इन दोनों का जो परसेंटेज है वो भी है 60%। मीन्स हमारे पास इंक्रीमेंटल प्रॉफिट के रिगार्डिंग में भी जो अवेलेबल जो प्रॉफिट है वो पे आउट रिक्वायरमेंट के 60% तक ही अवेलेबल है। इट मीन्स अवेलेबल प्रॉफिट इज 60% as compared to PRP payout requirement amount. Now kitty factor for E5 grade executive को कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट इज करंट ईयर प्रॉफिट रेशो दैट इज 0.65 मल्टीप्लाई बाय E5 ग्रेड PRP सीलिंग मल्टीप्लाई बाय कट ऑफ फैक्टर 1। इसे कैलकुलेट करेंगे। फिर उसमें इंक्रीमेंटल प्रॉफिट से रिलेटेड जो रेशो है वो है 0.35 मल्टीप्लाई बाय ग्रेड वाइज PRP सीलिंग मल्टीप्लाई बाय कट ऑफ फैक्टर 2 और इन दोनों की जो अमाउंट है उनको प्लस कर देंगे। तो 0.65 मल्टीप्लाई बाय ग्रेड E5 एग्जीक्यूटिव की ग्रेड वाइज PRP सीलिंग दैट इज 50% मल्टीप्लाई बाय कट ऑफ फैक्टर दैट इज 60%। सो इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 19.5%। इसी तरीके से इंक्रीमेंटल प्रॉफिट से रिलेटेड 0.35 मल्टीप्लाई बाय 50% मल्टीप्लाई बाय 60% दैट इज 10.5%। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 30%। इन सिंपल वे हम यह कह सकते हैं कि अवेलेबल प्रॉफिट टोटल PRP पे आउट के 60% है तो ग्रेड वाइज PRP सीलिंग का 60% किटी फैक्टर आ जाएगा। एक बार फिर रिपीट करें तो अगर सफिशिएंट प्रॉफिट होता और सफिशिएंट इंक्रीमेंटल प्रॉफिट भी होता तो ग्रेड वाइज सीलिंग ही किटी फैक्टर बन जाता। लेकिन जब हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है क्योंकि हमारा जो पे आउट रिक्वायरमेंट है जो टोटल PRP बन रहा है जो टोटल रिक्वायर्ड PRP है वो 500 करोड़ है लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो 300 करोड़ ही है, इसलिए हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट जो है वो पे आउट रिक्वायरमेंट के 60% ही अवेलेबल है। तो हम ग्रेड वाइज सीलिंग को पूरा ना लेते हुए
हुए उसे 60% ही लेंगे। तो हम ग्रेड वाइज सीलिंग को एक तरीके से 40% से रिड्यूस कर देंगे या उसका 60% ही हम एज ए किटी फैक्टर के रूप में लेंगे। अब इस किटी फैक्टर के बेस पे रेटिंग की वेटेज के अकॉर्डिंग पीआरपी कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे पहले के इस एग्जांपल में पीआरपी अमाउंट को कैलकुलेट किया गया था। कैलकुलेशन के पूरे सर्कल को समझे तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड इंक्रीमेंटल प्रॉफिट को इग्नोर करते हुए ग्रेड वाइज सीलिंग को ही किटी फैक्टर मानेंगे और इस किटी फैक्टर एंड एक्चुअल रेटिंग के बेस पर सीआईएल की फुल पीआरपी पे आउट जो रिक्वायरमेंट है उसे कैलकुलेट करेंगे। अब इस रिक्वायरमेंट को 65% एंड 35% में बांटकर इसे अवेलेबल प्रॉफिट एंड इंक्रीमेंटल प्रॉफिट से कंपेयर करते हुए कट ऑफ फैक्टर 1 और कट ऑफ फैक्टर 2 को कैलकुलेट करेंगे। अब इस कट ऑफ फैक्टर 1 एंड कट ऑफ फैक्टर 2 को ग्रेड वाइज सीलिंग से मिलाकर नया या फाइनल किटी फैक्टर बनाएंगे और अब इस किटी फैक्टर को रेटिंग के साथ जोड़कर फाइनल पीआरपी अमाउंट को कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये पूरा जो सर्कल है वो पीआरपी अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे समझाया गया। अगर फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात की जाए तो कोल इंडिया के पास सफिशिएंट प्रॉफिट भी है और सफिशिएंट इंक्रीमेंटल प्रॉफिट भी है। तो ग्रेड वाइज सीलिंग ही इस साल का किटी फैक्टर बन जाएगा। और अगर रेटिंग की बात की जाए तो सीआईएल की रेटिंग भी एक्सीलेंट है और ऑलमोस्ट सभी सब्सिडरी की रेटिंग भी एक्सीलेंट है। तो कोई भी एग्जीक्यूटिव जो उसकी अपनी इंडिविजुअल जो रेटिंग है उसके बेसिस पे इस फॉर्मूले को यूज करके अपनी पीआरपी अमाउंट को कैलकुलेट कर सकता है। अगर इसे थोड़ा सा समझे तो सबसे पहले हम पेमेंट फैक्टर को निकालेंगे। तो 0.5 इंटू सीआईएल रेटिंग परसेंटेज दैट इज 100% plus 0.3 into subsidy rating percentage that is 100% plus 0.2 multiply by individual rating percentage। यहाँ हमने एक E4 एग्जीक्यूटिव की वेरी गुड रेटिंग को एज्यूम किया है, इसलिए हमने यहाँ पर वेरी गुड रेटिंग की जो परसेंटेज है 80% उसको यहाँ पे लिया है और मल्टीप्लाई बाय किटी फैक्टर दैट इज ग्रेड वाइज सीलिंग जो कि E4 एग्जीक्यूटिव के लिए 50% है। इसे कैलकुलेट करेंगे तो पेमेंट फैक्टर आ जाएगा 48%। मीन्स बेसिक का 48% के बराबर इस एग्जीक्यूटिव को पीआरपी पेमेंट हो जाएगा। अगर इसकी बेसिक 80,000 पे है तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ मल्टीप्लाई बाय 48% दैट इज 4,60,800। तो 4,60,800 रुपए पीआरपी अमाउंट बन जाएगा। उस पे मैक्सिमम जो रेट है 31.2% के रेट से टैक्स डिडक्शन हो जाएगा जो आएगा 1,43,770 रुपए। तो जो नेट पेमेंट होगी वो होगी 3,17,030 रुपए। तो इस तरीके से आप अपनी इंडिविजुअल रेटिंग के बेस पे और अपनी ग्रेड के हिसाब से और अपनी बेसिक को देखते हुए इस फॉर्मूले में उसको डालते हुए कोई भी एग्जीक्यूटिव का पीआरपी कैलकुलेशन किया जा सकता है। अब पीआरपी से रिलेटेड कुछ जनरल पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं। फर्स्ट इज प्रो राटा पीआरपी यानी कि प्रोपोर्शनेट बेसिस पे जो पीआरपी दिया जाता है उसके केसेस है। जैसे किसी एग्जीक्यूटिव की ज्वाइनिंग मिड ईयर में हुई है या मिड ईयर में वो रिटायरमेंट या रिजाइन किया है या उसकी डेथ हुई है तो उसे प्रोपोर्शनेट पीआरपी मिलता है यानी कि जितने मंथ की उसकी सर्विस होगी उतने ही मंथ के लिए उसको पीआरपी मिलेगा। इसी तरीके से अगर कोई एग्जीक्यूटिव हायर ग्रेड में प्रमोट हो जाता है, मिड ईयर में E5 से E6 या E6 से E7 होता है तो उसका पीआरपी भी ग्रेड वाइज प्रोपोर्शनेट किया जाता है यानी कि E5 पीरियड के लिए जो उसकी सर्विस होगी उसको अलग से E5 के किटी फैक्टर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाएगा और अगर वो E5 से E6 होता है तो E6 होने के बाद की पीआरपी उसके E6 ग्रेड की सीलिंग के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। किसी एग्जीक्यूटिव की इंडिविजुअल रेटिंग के आउटस्टैंडिंग रेटिंग में 3 परसेंटेज दिए गए हैं, 100%, 90% एंड 80%। आउटस्टैंडिंग को फर्दर 3 पार्ट में कैसे डिवाइड किया जाता है उसकी मैकेनिज्म को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि जो फर्स्ट 15% ऑफ जो टोटल आउटस्टैंडिंग पर्सन होंगे उसे एक्सीलेंट 1 यानी कि 100% एलिजिबिलिटी उसकी रहेगी और नेक्स्ट 20% पॉपुलेशन को एक्सीलेंट 2 मींस उसको उसकी एलिजिबिलिटी परसेंटेज 90% रहेगी और जो रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग रेटिंग वाले जो एग्जीक्यूटिव होंगे उनको एक्सीलेंट 3 कैटेगरी में रखा जाएगा जिसकी परसेंटेज एलिजिबिलिटी 80% रहेगी। उसे किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है या उसे किस तरीके से एक्सीलेंट 1, एक्सीलेंट 2 और एक्सीलेंट 3 में डिवाइड किया जाता है उसके लिए आप इस स्लाइड पे एक नजर डाल सकते हैं। इसी तरह से कुछ और जनरल पॉइंट्स भी है
जिन पे आप एक नजर डाल सकते हैं। तो ये थी दोस्तों पीआरपी की कैलकुलेशन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। पीआरपी के रिगार्डिंग में आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा सीडीए रूल में पनिश्ड एग्जीक्यूटिव को पीआरपी पेमेंट के रिगार्डिंग में एक अमेंडमेंट 2024 में आया था। इसके ऊपर भी आप एक नजर डाल सकते हैं, जिसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ अटैच कर रहा हूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, खमागण।